बोलिए पीछे, एकदम पीछे, एकदम पीछे। हेलो। हाँ, नमस्कार। एम आई विजिबल? यस सर, यस सर। हाँ, तो प्रोग्राम की शुरुआत करें क्योंकि समय की Yes, sir. मर्यादाएं हैं। Not 3:30. Yes. Okay. तो न्यू डाइट सिस्टम में सभी का स्वागत है। संजय जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। अभी ये जो न्यू डाइट सिस्टम जो है, हम नई भोजन प्रथा जिसको कहते हैं, उसका जो मतलब है, एन का मतलब है प्राकृतिक भोजन, नेचुरल डाइट। डी का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन करना, शरीर का भी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मन का भी डिटॉक्सिफिकेशन करना है। एस का मतलब है सरेंडर, सरेंडर टू द ऑलमाइटी। जो सर्जनहार है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई, उसको हमें समर्पण करना है, सरेंडर करना है। तो यही न्यू डाइट सिस्टम का मतलब होता है। अभी हमें समझना है कि हमको इतनी सारी बीमारियां क्यों है। बीमारियां अनेक हैं, हजारों हैं, लेकिन कारण एक ही है कि हमारे शरीर में एकत्रित हुआ मल, वो शारीरिक मल हो सकता है या मानसिक मल होता है। जो जैसे ही वो मल एकत्रित होता है, हम बीमार हो जाते हैं। मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। अभी मल हमारे शरीर में क्यों एकत्रित होता है? क्योंकि हम अप्राकृतिक भोजन लेते हैं और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल जीते हैं, और नीचे से कचरा निकलता नहीं, मल निकलता नहीं, और हम उस अंदर से खाते ही रहते हैं। खाते ही रहेंगे तो अंदर कचरा बहुत जमा हो जाता है और अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। ओवर ईटिंग करते हैं स्वाद के कारण, भूख नहीं है तो भी हम खाते रहते हैं, सुबह उठे रात को सोए तब खाते ही रहते हैं। तो ये ओवर ईटिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक स्ट्रेस, तनाव जो आज है, छोटे से लेके युवाओं से लेके वृद्धों तक सभी को तनाव है। तो ये भी एक मोटा कारण है हमारी बीमारियों का, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन का। अननेचुरल डाइट में क्या आता है? अननेचुरल डाइट में आता है पशुजन्य खुराक। उसमें मांसाहार भी आ जाता है, दूध डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, मच्छी अंडे सभी चीज आ जाती है। तो आपको ये समझना है कि भैया शाकाहारी है तो हम तो यही सोचते हैं कि भैया हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, मच्छी नहीं खाते हैं, तो हम वेजिटेरियन है। नहीं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पशुओं से ही आता है, तो वो भी पशुजन्य खुराक ही है। और उसके असर भी जो है, मांसाहारियों को जो असर है, वही जो है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की भी असर हमारे शरीर पे होती है। दूसरा जो है, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन है, जो अप्राकृतिक है। मनुष्य के अलावा कोई भी अग्नि पे पकाया हुआ भोजन नहीं लेता है। और उससे भी बड़ा जो आज हम खाते हैं, प्रोसेस करके खाते हैं। हर चीज जो है प्रोसेसिंग, कितना सारा प्रोसेसिंग करते हैं, उसको काटते हैं, मसाला डालते हैं, फिर तलते हैं, ये करते हैं, और फिर उसको पैकिंग करते हैं, ये करते हैं, काफी कुछ है। और एक जो है, हम इतना सारा अनाज खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं। तो ये जो अनाज और दालें जो है, वो प्राकृतिक हमारा खुराक नहीं है। उसका अपना खुद का जो कोई टेस्ट ही नहीं है। तो वो जो है, वो हमारा ओरिजिनल खुराक नहीं है। फिर भी हम उसको पका के मसाला डाल के खाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए नहीं है। तो ज्यादा खाएंगे और सालों साल खाएंगे तो अनेक बीमारियों का कारण बनता है। और पिछले 10-20 साल से जो जंक फूड जो हमारे गांव गांव में तक पहुंच गया है, गलियों में, शहर में तो है ही, लेकिन अभी गांव में भी पहुंच रहा है, और उसका जो कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। तो ये भी एक मोटा कारण है, जंक फूड भी एक मोटा कारण बन चुका है। अननेचुरल लाइफस्टाइल में आपको पता ही है, लाभ, क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, वासनाएं, भय है, चिंताएं हैं। तो ये सब भी एक बड़ा कारण बनता है हमारी बीमारियों का। एक पेट्रोल की गाड़ी जो है, उसको अगर हम केरोसिन से चलाएंगे तो क्या होगा? उसको धुआं फेंकेगा, वाइब्रेशन आएगी, पिकअप नहीं होगा, उसका वेर एंड टेयर बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, वो बहुत गर्म होगा। बेचने जाएंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, और ये यात्रा का कोई मजा नहीं है। तो यही कुछ चीज आज हमारे साथ भी हो रही है। हम अप्राकृतिक भोजन के कारण जो है, हम जो है 100 साल से भी ज्यादा स्वस्थ जीने के लिए, जिसका शरीर बना है, 30, 40, 50 साल की उम्र में अनेक बीमारियों से पीड़ित है, कमजोर बन गए हैं, खुद का काम भी खुद नहीं कर सकते, खुद का वजन उठा के चल भी नहीं सकते। ये आज हमारी हालत हो चुकी है। तो हमें अभी ये समझना है कि भगवान ने जो हमें जो ये गॉड गिफ्टेड हेल्थ दी है, एनर्जी दी है, उसको हम कैसे जगाए। जो हमारे भीतर जो डॉक्टर बैठा है, जो हमें अनेक बीमारियों से ठीक कर सकता है, उसे कैसे जगाए। तो ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे।
अभी ये जो चेंज है, हमने बाहर की तो बहुत सारी चेंज करके देख ली है, बहुत सारी चेंज है, डॉक्टर है, दवाइयां है, ये है, वो है, काफी कुछ करके देखा है। लेकिन हमारे बाहर के डॉक्टर से भी बहुत सारे इलाज करवा दिया, अभी हमारे भीतर जो डॉक्टर है वो कैसे हमें ठीक करेगा, वही हमें समझने की कोशिश करनी है। तो पहले एक समझ लीजिए, प्रकृति ने, ईश्वर ने कहो, सर्जनहार कहो, जो भी आपको ठीक लगता है, उसने जो है जन्म से लेकर अंत तक की संपूर्ण व्यवस्था बनाई है। हमारा शरीर जो है अपने आप से खुद को बनाता है, अपने आप का ग्रो कर रहा है, खुद को बचाव करता है, खुद को रिपेयर करता है, खुद को रेगुलेट करता है, और अगर बीमार है तो खुद को ठीक भी कर लेता है। ये सब वो आसानी से कर पाएगा अगर हम प्राकृतिक तरीके से खाएंगे और रहेंगे। और ऊपर वाले ने संपूर्ण व्यवस्था की दी है और बाहर की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी देख लिए, मनुष्य के अलावा कौन सा प्राणी जो है वो अस्पताल जाता है या दवाइयां लेता है, वो प्राकृतिक तरीके से ही ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर तो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन अगर बीमार हो भी गए तो बिना डॉक्टर बिना दवाई वो अपने आप से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उसके प्रकृति के वो नियम मालूम है कि कैसे अपने आप को ठीक करना, क्योंकि अंदर संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने दी है। लेकिन हम बेचैन होके, या हमारे में उतना पेशेंस नहीं है, तो हम दौड़ेंगे, किसी कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई पैथी ढूंढ लेंगे, तो फिर हमारे अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो फिर काम नहीं करेगा, और धीरे धीरे ऐसा होगा तो फिर वो काम करना बंद कर देगा, फिर अनेक बड़ी बीमारियों से हम ग्रसित होके, और फिर आपको पता है क्या होता है। अभी डाइट की बात करें तो हम खाना खाते हैं तभी क्या क्या देखते हैं, क्या हमको भूख लगी है आप देखते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है हम देखते हैं, वो डाइजेशन होगा नहीं होगा क्या हम उस पे सोचते हैं, ये हेल्दी है या नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं, ये खाना जो बना है हमारे सामने, जो ये डिश पड़ी है उसमें कितनी हिंसा जुड़ी हुई है, कभी हमने सोचा इसके बारे में। ये खाना जो है पर्यावरण के साथ वो कितना फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है या नहीं, वो हमने सोचा है। टेस्ट, टेस्ट ही एक कारण है जिसके कारण हम खाते हैं। अगर टेस्ट आता है तो हमें किसी की कुछ भी पड़ी नहीं है, वो उसमें न्यूट्रिशन हो ना हो, भूख हो ना हो, डाइजेशन हो ना हो, हिंसा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्यावरण से का नुकसान हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे महंगा भी हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें टेस्ट के दीवाने हो चुके हैं, हमको इसका एडिक्शन हो चुका है, नशा हो चुका है। तो टेस्ट के कारण हम बहुत सारा गलत खान पान करते हैं, और ये एक बड़ा कारण बन चुका है। सही कारण तो हमको अगर सही भूख लगी है तो ही खाना है, और मैंने जो लिस्ट दिया है वो हिसाब से हमें देखना भी चाहिए इसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, डाइजेशन इजी है कि नहीं, या हमारे स्वास्थ्य पे इसकी क्या असर हो गई, इसमें कोई हिंसा जुड़ी है कि नहीं, तो ये सब चीज हमें देखना चाहिए। दूसरा जो है, ये भोजन किसने पकाया है, प्रकृति ने पकाया है, इसमें जीवनी शक्ति है क्या, ये भी हमें देखना चाहिए। प्रकृति ने जो भी पकाया उसमें जीवनी शक्ति है, और जिसमें जीवनी शक्ति है वो अगर हम लेंगे तो हमको वो अच्छा सा जीवन दे सकता है। लेकिन हम जो है, जो भी खुराक है वो अग्नि पे चढ़ा देते हैं। अग्नि पे चढ़ा हुआ खुराक जो है उसको मृत भोजन कहा जाता है, डेड फूड कहा जाता है, जिसमें कुछ भी जग नहीं सकता है, जिसकी जीवनी शक्ति नष्ट हो चुकी है। अगर ये भोजन लेंगे तो शरीर को पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कष्ट करना पड़ेगा, बहुत शक्ति उसमें हमारी व्यय होगी, और अनेक बीमारियों को और हमें ले जाएगा। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है। मेडिकल थियरी में अगर हम क्या देखते हैं, आप जैसे भी है, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आपका डाइजेशन होता है नहीं होता है, उनको कोई पड़ी नहीं। आप जाएंगे, आपके रिपोर्ट निकालेंगे, आपकी बीमारी देखेंगे, आपको जो है दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे, वैक्सीन देंगे, सर्जरी करवाएंगे, इतना ही वो करते हैं। प्रकृति के पास आएंगे तो बोलेंगे भैया आपके अंदर कचरा क्यों है, क्या खा रहे हैं, क्यों, पहले आपको डिटॉक्सिफाई करेंगे, क्लीन करेंगे। और ये क्लीन करने का मार्ग है तप है, सेवा है और सिमरन। ये तीन त्रिसूत्री मार्ग है एनडीएस का, तप, सेवा और सिमरन। तो तप के लेवल पे हम जो है खान पान पे ध्यान देते हैं, सेवा के लेवल पे जो है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है, हमारे जो मदद करने की, एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से सेवा के जो भावना होती है उस पे हम काम करवाते हैं। सिमरन है तो जो है हमारा कर्ता भाव है, जो हमारा ईगो है, उसको मेल्ट करने के लिए जो है हम प्रकृति को सरेंडर करते कि जो भी करता है करवाता है वही करवाता है।
तो उस जो भी होता है हमारा ईगो नहीं बिल्ड होने देते हैं। तो ये होलिस्टिक मार्ग है। आज हमारा जन्म और मृत्यु दोनों अस्पताल में होते हैं, हर चीज इमरजेंसी में होती है। क्या हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है, जन्म से लेकर अंत तक समाधि मृत्यु की भी व्यवस्था की है। करना क्या है? प्रकृति के नियम समझना है, उसे फॉलो करना है और हमारे शास्त्रों का सही अर्घटन करना है। ये वीडियो देख लें, लेकिन समय की मर्यादा है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये देखिए, एक कोलन है, हमारी जो बड़ी आंत है कितनी क्लीन है। अभी हम इसको कितना गंदा करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए गंदगी कैसे बढ़ रही है। गलत खान पान करते तो कचरा अंदर पड़ा रहता है और वो सड़ता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। ये देखिए हमारी बड़ी आंत है, उसकी जो है कोलोनोस्कोपी की है, तो देखिए कितना गंदा कचरा पड़ा रहता है अंदर। और ये कचरा जहां भी जमा होता है उसके हिसाब से बीमारियां आती है। ये जो राउंड वर्म्स है, हुक वर्म्स है, वो है इसके अंदर। देखिए गंदगी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार से जमती है। अब ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। देखिए कितनी गंदगी है, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी के प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब होती रहती है हमें। देख लीजिए कितनी गंदगी है। अभी इसकी जो क्लीनिंग का मार्ग है, जो है एनिमा से हम क्लीन कर सकते हैं। ये सब मैंने कुछ दिखाए हैं, लेकिन इसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ। ये हमारे पेट में जो कचरा पड़ा है उसको निकालने के लिए है। और हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, एक एनिमा है, ग्रीन जूस है, फास्टिंग है, ये तीन चीज का सपोर्ट लेके हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो कोलन है उसमें 3-4 किलो का डेड वेट पड़ा रहता है, गंदा कचरा पड़ा रहता है। अगर साफ है तो देखिए कितना क्लीन होता है। अभी एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने, मांसाहारी है, वेजिटेरियन है, और कोई लोग हैं जो अनाज खाते हैं, जैसे जैनी है, वो जो है वो अनाज ज्यादा खाते हैं, उनकी डाइट सिस्टम अलग है। तो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या जो भी है, जैनी हो, सभी की डाइट सिस्टम अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन सभी की बीमारियां एक समान है, कोई फर्क नहीं है। हर कोई अपनी डाइट का ग्लोरिफिकेशन करता है, जस्टिफिकेशन देता है, लेकिन कुदरत को कुछ फर्क नहीं पड़ा, समान दंडित किया है सबको। तो ऐसी क्या हम गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी बीमारियां सभी एक समान है? समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता है कि हमें मांसाहार क्यों नहीं लेना चाहिए, सॉरी नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए। अभी दूध के बारे में लेकिन कल शर्मा जी ने आपको बता दिया, तो मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। ये देखिए कितनी हिंसा है डेयरी के अंदर, मैं उतना खाली आपको बता दूंगा कि देखिए कितनी हिंसा है डेयरी के अंदर। और फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत में करीब 90% दूध तो एडल्ट्रेटेड है, मिक्सिंग वाला है। और WHO ने तो वार्निंग दी है कि 2025 तक भारत एक कैंसरस कंट्री बन जाएगा, लेकिन फिर भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। बस ये कि ये समीकरण कर समझ लीजिए, जितनी ज्यादा हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग है उतनी ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री बढ़ेगी, जितनी ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री बढ़ेंगे उतने ज्यादा जानवर की बस्ती बढ़ाई जाएगी। और उनकी बस्ती अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके पास जगह नहीं है, तो जब बचे हुए जानवर को वो कत्ल कर देंगे, जो काम के नहीं है वो कत्ल हो जाएंगे। वो कत्ल होंगे तो फिर उसमें से बीफ पैदा होगा, बीफ बेचना है तो सस्ता बीफ बिकेगा, सस्ता बीफ बिकेगा तो नॉनवेज ज्यादा फैलेगा, और जितना ज्यादा नॉनवेज हम खाएंगे उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेगी।
तो डेयरी एक बड़ा कारण बनती है हमारी बीमारियों का। दूध से भी बीमारियां आती है, और दूध से, डेयरी से जो निकलता हुआ बीफ है वो भी बीमारियों का कारण बनता है और पर्यावरण का बड़ा नुकसान करता है। ये बहुत सारी चीजें मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये देखो सभी धर्म में इसके बारे में बात की गई है, लेकिन ये सब डिटेल की बात मैं नहीं चाहूंगा। अभी सात्विक आहार जिसे हम कहते हैं, ये सात्विक आहार हम लेते हैं, पकाया हुआ भोजन की यही हमारी थाली होती है। अभी मुझे ये देख के यही हम खाते, हम कहते हैं कि सात्विक है। अभी मुझे ये देख के ये, अभी ये भोजन में मुझे ये बताइए कि इसमें अल्कलाइन यानी क्षारीय चीज की खुराक क्या है और एसिडिक खुराक क्या है। आप देख के बताइए। हमारे खुराक में जो है, हम मक्खन भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, घी भी लेते हैं, तेल है, तली हुई चीजें है, गुड़ खाते हैं, शक्कर खाते हैं, पनीर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और फिर मसाला खाते हैं, पिकल्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है, दाल है, पनीर है, पापड़ है, कर्ड है, घी है, लस्सी है, फ्रूट सलाद है, चीज है, श्रीखंड है, ये सब कॉमन चीजें हैं। तो आयुर्वेद में आपने ना विरुद्ध आहार के बारे में सुना होगा, तो इसमें कितना विरुद्ध आहार बनता है। और इसमें जो है, मुझे ये बताइए कि इसमें अल्कलाइन चीजें क्या है। हार्डली कुछ भी अल्कलाइन चीजें हैं। गाजर के कुछ टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, लेमन की मीन्स नींबू की एक छोटी सी स्लाइस पड़ी है, और ये जो ककड़ी के कुछ टुकड़े हैं, ये सब छोड़ के बाकी सभी चीज जो है अल्कलाइन है और पकाई हुई है। अगर यही भोजन को हम सात्विक कह के खाएंगे तो बीमारियां कुछ ना कुछ सालों में आनी है, और वही चीज हम देखते हैं कि वही हो रहा है कि बीमारियां आज डे टू डे फैल रही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड और अल्कलाइन भोजन का। अभी हम जो लेते हैं वो होपलेस डाइट लेते हैं। कोई डिस्टरबेंस आ रही है सर? नहीं नहीं ठीक है, समझ में आ रही है, ऐसा बोला। हाँ ठीक है। तो अभी होपलेस डाइट का मतलब क्या है? हार्मोनलेस डाइट लेते हैं। हार्मोन्स जो है हम अग्नि पे चढ़ाते हैं तो उसके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है वो पकाए हुए भोजन में निकल जाता है, फाइटो न्यूट्रिशंस निकल जाता है, एंजाइम्स निकल जाते हैं। तो ये होपलेस डाइट खाएंगे तो हमारी लाइफ भी होपलेस बन जाती है। हमारा शरीर अल्कलाइन डाइट या क्षारीय भोजन के लिए बना है, तो क्षारीय भोजन और हेल्थ वेल्थ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो हमारा शरीर अल्कलाइन यानी क्षारीय भोजन के लिए बना है, लेकिन हम ज्यादा एसिडिक भोजन खाते हैं, इसलिए अनेक बीमारियां हम शिकार बनते हैं। ये देख लीजिए, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो एसिडिक खुराक से बच सकता है। हर चीज को तकलीफ हो सकती है। अभी ये जो अनाज जो है, जो हम खाते हैं, दालें जो हम खाते हैं, क्या हो हमारा भोजन है? नहीं है। ये अनाज को देख के आपको कोई टेस्ट ही नहीं है, इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, आप ऐसा खा ही नहीं सकते। इसको कितना प्रोसेसिंग करेंगे, उसको फिर आटा बनाएंगे, उसको कुछ करेंगे, उसको पकाएंगे, उसमें मसाला डालेंगे, फिर उसमें घी डालेंगे, ये करेंगे, तलेंगे, तब जाके वो खाने लायक बनता है। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भगवान ने कहा है कि मैं सब आपको रेडीमेड कुक करके दूंगा। जैसे माँ बच्ची को खिलाती है तैयार करके, वैसे प्रकृति माँ भी हमें तैयारी भोजन देते हैं। जैसे फल है, सब्जियां है, वो तैयार भोजन है। मेवे है, वो हमारा तैयार भोजन है। वैसे ये है, लेकिन ये बिल्कुल तैयार नहीं है। और अग्नि पे चढ़ाना बहुत ही जरूरी है, मसाले डालना जरूरी है। तो अग्नि पे चढ़ेगा और मसाले वाला खुराक है तो आपको बीमारियां लाएगा, बिल्कुल लाएगा। हमारा जो स्रोत है गर्मी का, वो सूर्य होना चाहिए। अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन है वो टॉक्सिक भोजन हो जाएगा, तो ये हमको इससे बचना है, हो सकता है उतना कम करना है। पंच तत्वों से हम बने हैं, तो पंच तत्व अगर हम डायरेक्टली जितना ले सकते हैं वो तो हमें लेना ही है। और पंच तत्वों में से जो हमारे लिए खुराक बना है, फल है, सब्जियां है, पत्तियां है, पानी है, ये सब हमारा प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। और जितना हमारा प्राकृतिक भोजन होगा उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतनी हमारी एनर्जी होगी। और ये देखिए एसिडिक फूड की मैंने लिस्ट डाल दी है। पशुजन्य खुराक है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फूड ग्रेन्स है, कुक फूड है, शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, गुटखा है। अगर आप ये लेंगे फिर दुनिया, तो फिर उसके बाद में दुनिया की कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई दवाइयाँ या कुछ भी कर लो, कोई क्रियाकांड, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। किसी की कृपा काम नहीं आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। तो एसिडिक फूड छोड़ना यही हमारा इलाज है।
अभी ये देख लीजिए, आप में इसमें से आइडिया आ जाएगा कि अल्कलाइन फूड में क्या है। जितनी भी हरी सब्जियां है, फल है, मेवे है, वो फल है, वो सब अल्कलाइन में जाते हैं। बाकी ये जितना भी है, ये सभी चीज आप में एसिडिक है, जो मैंने दिखाई है। नाम लेने तो जाऊंगा तो समय निकल जाएगा, इसलिए मैं इसमें जाता नहीं हूँ। अभी एनडीएस में कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दो, ब्रेक द ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक। ब्रेकफास्ट को हम फास्टिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो शरीर को पचाने में और मल निष्कासन में ज्यादा समय मिलता है, तो शरीर की जो है अंदर की सफाई अच्छी होती है, तो हमारी ताजगी स्फूर्ति बढ़ जाती है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है। इसलिए ब्रेकफास्ट को हम नहीं करते हैं। और फिर भी अगर आपको करना है तो हल्का सा फ्रूट जूस या ऐसा कुछ हल्की सी चीज, नारियल पानी या ऐसा कुछ ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह। और दोपहर का लंच जो है प्राकृतिक होना चाहिए, जो इजीली डाइजेस्टेबल है, क्योंकि दिन में हमें काम भी करना है, तो उसमें शक्ति जानी चाहिए, पचाने में शक्ति कम लगनी चाहिए। इसलिए फ्रूट्स है, सलाद है, जूस है, ये सब चीज हमारा दोपहर का लंच होना चाहिए। डिनर में भी जो है ज्यादा हमारा प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। अगर हाँ फिर भी हमको कुछ पकाया हुआ खाना है तो हम शाम को थोड़ा खा सकते हैं, अगर किसी कोशिश से रहा नहीं जाता है तो। लेकिन उसमें भी पकाई हुई सब्जियां ज्यादा, गेहूं और मैदे नहीं खाने हैं, तली हुई चीजों को कम करना है, मसाले वाली की चीजों को कम करना है। और खाना भी है तो ज्वार बाजरी या नाचनी की थोड़ी सी रोटी ले सकते हैं, सब्जी ज्यादा, दालें कम। ये सिंपल डाइट डाइट है एनडीएस का। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अभी देखिए मॉडर्न साइंस क्या कहता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी प्राकृतिक तरीके से ठीक हो की जा सकती है। कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए, इसलिए डीप ब्रीदिंग करें, एक्सलेशन करें, खुली हवा में घूमे, गार्डन में घूमे, हल्की एक्सरसाइज करें, ताजगी स्फूर्ति में जिए, हंसते रहे। तो ये जो है वातावरण जो है प्रकृति से के साथ जुड़े तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, तो एक वो आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर आप आपको जो है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड खुराक मीन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप ज्यादा खाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में बनेगा, तो आपको जो है कैंसर से भी आप उसमें से बच सकते हैं। और तीसरा जो है, डॉक्टर योशिमी है, उनको नोबेल प्राइज मिला था 2016 में। उन्होंने बताया था कि अगर 16 घंटे तक आप खाना नहीं खाते हैं तो शरीर अपने आप की शुद्धि कर लेता है और अपने जितने भी अंदर जो कैंसरस सेल है उसको भी वो खा के खत्म कर देता है, और हमारी जो कैंसर होने की संभावना को भी मिटा देता है। और हुआ भी है तो उस पर अच्छा सा काम करके उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो नोबेल प्राइज भी यही बोलता है कि प्राकृतिक भोजन पे आइए, फास्टिंग कीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाइए और प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो किचन है कारण भी हो सकता है, बीमारियों का निवारण भी हो सकता है, तो हमें किचन को किचन क्लिनिक के जैसा बनाना है। ये खुराक अगर हम लेंगे, फल है, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, तो हम जो है अपना सत्युग फिर से लौट सकते हैं, और यहाँ पे हम सत्युग का अनुभव कर सकते हैं। भोजन बदल के देखिए, ये सब है, देखिए कितने टेस्टी और कितने अच्छे दिखते हैं। ये सब भोजन हमारा होना चाहिए। रीजनल, सीजनल और इजीली अवेलेबल, ये हमें नियम याद रखना है। हमें सीजन की फूड खानी है, जो एरिया में जो फूड मिलता है वही खाना है। अगर मैं बंबई में हूँ तो मुझे कलकत्ता में क्या मिलता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, कश्मीर में क्या मिल रहा है। बंबई में जो उग रहा है, जो प्राकृतिक तरीके से जो सीजन में मिलता है वो लेना चाहिए। ये देख लीजिए, ये एक समझ लीजिए, ये इसमें पूरा मैंने दिया है आपको। जूसेस भी लेने हैं, फ्रूट्स भी खाने हैं, सलाद भी खाने हैं, और एक जो मैंने डिश बताई है, क्या फास्टिंग की डिश बताई, मीन्स आपके जीवन में फास्टिंग भी जुड़ना चाहिए। एक तो जैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बताया, रोज का 14 या 16 घंटा कुछ खाओ मत, पियो मत, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। फिर हफ्ते में एक बार या 2 बार या 15 दिन में एक बार 2 बार आपको फास्टिंग करना चाहिए। जैसे हमारे हिंदुओं में या सभी जैनों में कुछ न कुछ, सभी धर्मों में फास्टिंग की महिमा की गई है, तो फास्टिंग हमारे लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल जुड़ना चाहिए।
तो शरीर अपनी सफाई खुद कर लेगा और हमारी ताजगी स्फूर्ति बढ़ जाएगी। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, सभी जीवों को कुदरत ने एक ही नियम दिया है कि अगर आप लांघन करेंगे, मीन्स खाना पीना बंद कर देंगे, तो सबसे बड़ी दवाई है। खाना बंद करेंगे तो जो शक्ति खाने में, पचाने में और मल निष्कासन में लगती है, वो बची हुई शक्ति जो है पूरी हमारी हीलिंग में लग जाएगी और वो शक्ति से हम बिल्कुल अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो रेस्टिंग एंड फास्टिंग, ये 2 नियम आप याद रखें। कभी भी बीमार हो तो आराम करना है, पूरी सिस्टम को आराम देना है, शरीर को भी आराम देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम देना है, एक्सक्रीशन सिस्टम को भी आराम देना है और मन को भी आराम देना है, अच्छी सोच विचार करके। तो ये जो मैंने आपको बताई दिया, रेस्टिंग है, फिजिकल बॉडी को भी देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम और मन को भी हमें आराम देना है। और ये कलयुग डाइट में जो है आपको ये सब नहीं खाना है। ये जो है आप देख सकते हैं कि जंक फूड है, ज्यादातर सभी चीजें जो टेस्ट में तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारी लाइफ टेस्टलेस बना देती है। तो ये सब चीज से बचना है हमें। डेयरी से तो बचना ही है, तेल से भी बचना है, चाय से भी बचना है, नमक से भी बचना है, शक्कर से भी बचना है, जंक फूड से बचना है, मैदे वाली आइटम से बचना है। तो ये सब चीज से हमें बचना है। अभी ये जो मॉडर्न साइंस का एक रिपोर्ट है, आप देख लीजिए कि अगर हमने पोटैटो जो है अगर नॉर्मली बॉईल किया तो उसको -17 मार्क दिया, एक बार के लिए मान लेते हैं। और वही जो चीज है आप मैकडोनल्ड्स में जाकर व्हाइट फ्रेंच फ्राइज खाएंगे तो वो -1522 है। इतना हानिकारक है, लेकिन टेस्ट जबरदस्त है, इसलिए हम जाके पैसे दे के ये खाते हैं। हम पैसे जाके बीमारियां खरीदते हैं। तो ये सब चीज से हमें बचना है। अभी हमें कहा गया है कि खाने से शक्ति आती है, हकीकत में खाने से नहीं आती है। गाढ़ निंद्रा और एनग्रॉस मेडिटेशन से नींद अच्छी, शक्तिपात होता है, शक्ति का संचार होता है। तो जिसकी भी नींद अच्छी है वो ताजगी स्फूर्ति से रहेगा, या तो दिन भर जो है वो वर्तमान में रहता है, गलत सोच नहीं रखता है और परम शक्ति के साथ जुड़ता है। तो यही चीज हमें अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करनी है। एक तो है गलत काम ना करें, गलत विचार ना करें तो अच्छी नींद आएगी। और दिन में भी कुछ जो हमारी जो पूरी जिम्मेदारी जिसने ली है, माँ बाप ने तो ली है, उससे ज्यादा जो है प्रकृति ने ली है, तो उसको धन्यवाद दीजिए। जो भी छोटे से छोटे जीव से लेके वनस्पति से लेके सभी को धन्यवाद दीजिए। सभी का साथ है, इसके लिए आज हम यहाँ पे है। तो धन्यवाद भी दीजिए, जितना साथ सहकार है सबको दीजिए। ये आपको, हमको, हर किसी को रोज अपनी लाइफ में करना बहुत जरूरी है। ये जो है लाइफस्टाइल है, कोई टेम्पररी नहीं है कि भैया मैंने 15 दिन ये डाइट ले लिया, मैं ठीक हो गया, वापस पुराने डाइट पे चला जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप फिर से पुराने डाइट पे चले गए तो आपको फिर से वही पुरानी बीमारी आएगी। तो ये है, हमारी लाइफस्टाइल हो जानी चाहिए। जैसे वेजिटेरियन है तो जिंदगी भर वेजिटेरियन है, वैसे हमें स्वस्थ रहना है। तो ये जितना भी मैंने जितना शॉर्ट टाइम था उसमें बताया है, वो चीज हमें अपनानी है, करनी है, तो इसका चमत्कारिक लाभ हमको मिलेगा। आए हैं तो जाना है, हाय हाय या बाय बाय करके जाना है, चॉइस हमारी है। हर फल जो होता है उसकी नियति है पेड़ से अलग होने की। एक पेड़ पक जाता है पूरा तो उसको पेड़ से अलग होना है, लेकिन वो कैसा होता है? वो खुशबूदार होता है, दिखने में भी अच्छा है, सुगंधित होता है, उसका गुद्दा भी बहुत अच्छा होता है। तो एक पके हुए फल, एक स्वादिष्ट फल के जैसे हमें जाना है, नहीं कि सड़े हुए फल के जैसे। जो आज हम देखते हैं ज्यादातर सभी बीमार होते हैं, अस्पताल में जाके बेहोश होके मरते हैं। हमें नहीं, हमें होश में मरना है, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाना है। तो यही शॉर्ट में जो भी समय था मैंने आपको बता दिया। आप सभी ने मुझे मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस सर, अभी योगेश जी का क्वेश्चन है कि हाँ। कच्चे फलों में जो हम जहर डाल रहे हैं वो जो पेट में जाएगा तो क्या हमें बहुत नुकसान करेगा, उससे बचा कैसे जाए?
देखिए हर चीज में जहर है। अगर आप सोचते हैं अनाज है तो अनाज में उससे ज्यादा जहर है, और उसमें भी हम पकाते हैं तो और ज्यादा गाढ़ा होता है ये जहर। तो ये हकीकत है कि हर चीज में है, फल में भी है, सब्जियां में भी है, अनाज में भी है, हर चीज में है, दूध में भी है, नॉनवेज में भी है। हर चीज जो भी इंडस्ट्री में बनती है उसको टिकाने के लिए और कमर्शियलाइजेशन के लिए है, ये हकीकत है। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। एक जो है फल और सब्जियां जो है आप ऑर्गेनिक खरीदिए, एक वो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल जो आप कर सकते हैं। दूसरी जो है सीजनल है वो खाइए, जो भी सीजनल होती है उसमें कम से कम ये इफेक्ट जो है, जो भी पेस्टिसाइड्स है या केमिकल्स की ट्रीटमेंट होती है वो कम होती है, तो सीजनल खाइए। तीसरी जो है जो भी सब्जियां फल जिसपे भी ये सब पेस्टिसाइड वगैरह छिड़का जाता है उसको जो है आप 15 मिनट बेकिंग सोडा के पाउडर में या तो सॉल्ट पाउडर में, सॉल्ट वाले पानी में रख के उसको रखिए, साफ कीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धो के भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हो सकता है। दूसरा जो है ये कुछ सब्जियां कुछ फल जो है आप आपके टेरेस में उगा सकते हैं, आपके गार्डन में भी कर सकते हैं। अभी तो जो किचन में भी आप कुछ उगा सकते हैं, सॉरी आपके बालकनी में भी कुछ कर सकते हैं। और हम सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना पड़ेगा और ये किया जा सकता है। खेती हम नहीं कर सकते, हम शहर में रह के अपने टेरेस में तो कुछ कर सकते हैं, छोटे मोटे गार्डन है वहां कुछ उगा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ऑर्गेनिक चीजें जो बनती है हम लोग मिलकर मंगा भी सकते हैं, और ये सब चीज तो एक जगह पे है। मान लो कि ये नहीं है तो क्या, फल जो है अगर अच्छा होता तो 100% रिजल्ट देता। अगर मैंने इसको साफ करके ले लिया, सीजनल का लिया, तो मेरे को 80-90% तो रिजल्ट देगा। और मान लो कि ये भी नहीं किया तो 50% रिजल्ट देगा, फिर भी वो प्लस में है। लेकिन अनाज जो है जिसको हम साफ नहीं कर सकते, हम जिसको पकाए बिना हम खा नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी जीरो था, उसमें से माइनस में चले गया, या 5-10% 20% था, वो अभी माइनस में चले गया। तो पहले अनाज से बचिए, पकाने की खुराक से बचिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है आप कुकर में मत कीजिए, तली हुई चीजें मत खाइए। ये बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर कुकर माइक्रोवेव ओवन डाल के जो है अपने बर्तन को खुला छोड़ के पकाएंगे, तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं बचने के लिए। ओके, बहुत बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर आपने। गर्म पानी। फ्रिज की रखी सब्जियां जो खाते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं कि उसको कैसे यूज किया जाए, कितना यूज देखिए करें। एक चीज है, देखिए कोई भी चीज जैसे भी पड़ी रहती है धीरे धीरे उसका सत्व कम होता है। फ्रिज में रखेंगे तो ये है कि उसका जो डिग्रेडेशन है थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी मत कीजिए। और दूसरी जो है जो चीज बन चुकी है उसको मत रखिए। जैसे कोई लोग होता है चटनी बना के हफ्ता हफ्ता तक चलाते हैं, ये मत कीजिए। आप सुबह का चीज शाम तक रखिए, दूसरे दिन तक ठीक है समझा जा सकता है, लेकिन हफ्ते हफ्ते तक 10-10 दिन तक ये चीज जो है जूस निकाल के रखते हैं, ये सब चीजें बंद मत कीजिए, बंद कीजिएगा। हाँ भाजी लाई है, फल लाए हैं, उसको अगर आप 1-2-3 दिन तक रखें तो अच्छी बात है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में ये हफ्तों तक, 10 दिन तक, 15 दिन, महीने, 6-6 महीने जो रखते हैं और फिर लाते हैं, उसमें उसका सत्व नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी चीजें से हमें बिल्कुल बचना है। अच्छा सर, जैसे अच्छा। आपने कहा कि भूख नहीं लगती खाते, हाँ और हमको भूख लग रही खाना नहीं मिल रहा है। क्या बताया, फिर से बताइए। सर आपने फास्टिंग के बारे में बोला ना, हाँ हाँ अभी अभी बोल रहे हैं कि आप भूख लगने पे खाना खाओ। ये हाँ भाई साहब हैं जिनके आप भोजन वगैरह देख रहे होंगे, हाँ ये बोल रहे हैं भूख लग रहा है, संजय ठाकुर मुझे खाने नहीं दे रहा है। हाँ, तो तो हमको बराबर है। अगर सुनिए सुनिए सुनिए, भूख जो होती है ना दो टाइप की होती है। एक भूख जो होती है ना, आपके शरीर में जो कमजोरियां हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो जब भी सफाई का काम करते हैं ना तभी बॉडी रिएक्ट करती है, आप में उभाड़ आता है। एसिडिक जो एसिड तत्व होता है ना उभाड़ के आता है, तो आपको बड़ी बेचैनी होती है, आपको लगता है भूख लगी है, और आप खाना खाते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन वो जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो सफाई का टाइम है। अगर आप बीमार है तो आपको ये फास्टिंग करने की प्रैक्टिस डालनी ही पड़ेगी। अगर आपको अपने आप को शुद्ध करना है तो ये आपको नकली भूख लगी है, ये जो है ना आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है,
और वो एक टॉक्सिन वाली भूख होती है। और एक जो होती है जब भी आपने श्रम किया है, मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद भूख लगी है, वो सच्ची भूख है। आप मेहनत क्या की है मुझे बताइए, कोई मेहनत की भूख लगी है? मेहनत करते हैं। मैंने मेहनत कितनी है, फिजिकल मेहनत करते हैं, और आपकी मेहनत के अनुपात में खाइए। आप फिजिकल आपकी करते हैं, मेहनत करते हैं, सवेरे फिजिकल 4 बजे उठते हैं, नहीं, वर्जिश करते हैं, क्या करते जाप हैं? करते हैं। जैन है, हम भी जैन है, जय जिनेंद्र आपसे। हाँ नहीं, जय जिनेंद्र। हाँ, हम भी सवेरे उठते हैं 4 बजे, वर्जिश करते हैं, घूमने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद भूख लगती तो भूख लगा के खाए ना। ये बात सुनिए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बढ़िया, बस पैर पैर में थोड़ी तकलीफ रहती है। तो बस, तो जब तक तकलीफ है तब तक ये फास्टिंग कीजिएगा, और फिर कीजिएगा। देखिए अभी आप महावीर स्वामी ने जो 12 तत्व बताया, उसमें सबसे पहला जो बताया, क्या बताया? अनशन बताया। तो अनशन कीजिए, लाइफ में लाइए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, और देखिए उसके चमत्कार देखिए। अनशन अब के बाद शक्कर गन्ने से बनती है। गन्ना गन्ना को लोग फायदा करता है बोलते हैं, शक्कर नुकसान करती है, गुड़ फायदा करता है। हमको यही समझ में नहीं आता, क्या खाएं, गुड़ खाएं कि शक्कर खाएं? गुड़ खाएं। देखिए, जो भी चीज प्रोसेस करके आती है उसको नहीं खाना चाहिए। गुड़ भी प्रोसेस करके आता है, शक्कर भी प्रोसेस करके आती है। अभी दोनों में कंपैरिजन करेंगे गुड़ और शक्कर में, तो वो बोल सकते हैं कि भैया गुड़ थोड़ा अच्छा है, लेकिन मूल में ये दोनों तत्व जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। आप अगर नहीं रह सकते तो थोड़ा खाइए, मैं इसके 100% ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसके लिए आत्मबल चाहिए। जिसका आत्मबल नहीं है उसको थोड़ा तो परमिट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो है आपको समझना पड़ेगा। और आप अगर महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने विघय त्याग की बात की है, उसमें गुड़ के त्याग की बात की है, तभी शक्कर नहीं थे, नहीं तो शक्कर का भी बोल देते हैं। उन्होंने गुड़ का त्याग बोला है, तेल और तली चीजों का भी त्याग बोला है, दूध दही घी मक्खन का भी त्याग बोला है, हनी का भी त्याग, मध का भी त्याग बोला है, मदिरा पान का भी त्याग बोला है। सब चीज महावीर स्वामी ने बताई है, मसालेदार चीजों का भी त्याग बताया है। सब महावीर स्वामी ने जो बताया वही मैंने आपको बताया है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। वही मैं पूछना चाह रहा था, भूख लगी तो खाना चाहिए कि नहीं? भूख, अगर आप बीमार है तो बीमार आप नहीं है। सुनिए, आपने बोला आपको कोई पाँव में तकलीफ है, तो जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक आप आराम कीजिए। और खाना है तो आपके भूख के अनुपात में खाइए, पेट भरने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, पेट को शांति हो जाए छोड़ दीजिए। स्वाद के लिए मत खाइए, स्वाद के लिए मत खाइए, भूख के लिए खाइए। ठीक है, पानी कितना पीना चाहिए? बहुत सुंदर, आपके इस बात से बहुत ये संतुष्ट हुए। दूसरे एक योगेश जी का क्वेश्चन है कि पानी कौन सा पीना चाहिए, आरओ वाटर या गर्म वाटर? हमेशा जो बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, मोदी जी भी पी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? अभी देखिए, अभी क्या है, ना तो आरओ वाटर पीना चाहिए, ना तो बॉईल करके जरूरत है। अगर बहुत बड़ी बीमारियां है या हैजा फैला है या ऐसी कुछ बहुत प्राकृतिक आपदा है तो पानी बिल्कुल बॉईल करके पीना चाहिए। बाकी पानी बॉईल करके पीने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी जो है वो ठीक ही है। आप जो है थोड़ा सा अच्छा पानी लीजिए, उसको जो है मटके में रखिए, और ये सब पानी करके पिएंगे तो अच्छी बात है। और उसमें जो है आप अल्कलाइन फूड खाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जैनिज्म में लहसुन प्याज और कंदमूल के लिए मना किया जाता है, हाँ, तो वो लेना चाहिए कि नहीं प्राकृतिक चिकित्सा में? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि सभी जैनियों में ये मान्यता है कि लहसुन प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए, कंदमूल नहीं खाना चाहिए। मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं, मैं बहुत सारे महाराज साहब को मिला हूँ, दिगंबर श्वेतंबर तेरापंथी स्थानक, सभी महाराज साहब, आचार्य महाराज साहब को मिला हूँ। महावीर स्वामी ने कहीं नहीं किया कहा है कि ये मत खाओ। उसके बाद कुछ आचार्य महाराज साहिबों ने कहा है। अभी आप महावीर स्वामी को बिलीव करना चाहते हैं या उसके बाद के आचार्य महाराज साहब को बिलीव करना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना। और दूसरी चीज जो है, जो लोगों ने लहसुन प्याज कंदमूल का त्याग किया है उनकी हेल्थ देख लीजिए, और जो लोग प्राकृतिक भोजन पे उनकी हेल्थ देख लीजिए, उनकी ताजगी स्फूर्ति देख लीजिए, और फिर आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि परंपराएं गलत हो सकती है। महावीर स्वामी ने विघय त्याग में सभी दूध दही घी मक्खन का त्याग की बात की है, लेकिन आज सभी जैनियों वो खा रहे हैं कि नहीं, मुझे बताइए क्यों ले रहे हैं? किसी ने प्रश्न किया? खुद महाराज साहब भी ये खा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि ये मत खाओ? फिर वो अपने तर्क देते हैं कि ये है वो है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। कभी अलग से प्रोग्राम रखेंगे तो मैं इसकी बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन खुल के बात करूंगा।
तो ये हमें समझना चाहिए कि महावीर स्वामी क्या कह के गए हैं, हमें क्या बताया गया है, और ये जो हम करते हैं उसका लाभ क्या होता है। जिन्होंने ये सब कुछ त्याग किया है, लहसुन किया है, प्याज किया है, मैं खाने के लिए ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि ये खाओ, क्योंकि इसका स्वाद अति में है। लहसुन ज्यादा खाया नहीं जा सकता है, प्याज ज्यादा खाया नहीं जा सकता है, ये हल्दी भी नहीं खाई जा सकती। ये सब चीज है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन इसका बड़ा पाप है, ये ध्यान नहीं देना चाहिए। सर मेरी मित्र का क्वेश्चन है ज्यादा क्या खाना चाहिए। इको आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ, प्रश्न अब क्या है? घी खाना चाहिए या तेल खाना चाहिए? दोनों नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, आदमी का बनाया हुआ है। जो भी चीज आदमी की बनाई है उस पर शंका कीजिए, और जो खा रहे हैं उनको देख लीजिए, और जो नहीं खा रहे हैं उनको देखिए। मैं आपको भी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे जो डिटेल प्रोग्राम 3-3 दिन तक चलते हैं, मैं ऐसे जगह पे ले जाता हूँ जहाँ आदमी 100-125 साल जीता है, 100 साल की जन्म बर्थडे मनाता है, बहुत नाचते हैं वो लोग ये सब नहीं लेते हैं, और लेते तो भी बहुत अल्प मात्रा में लेते हैं, ज्यादा प्राकृतिक भोजन ही लेते हैं। थैंक यू सर। हो गया। एक पूछ रही हैं दिव्या जी की फास्टिंग कितने अंतराल पे करनी चाहिए? फास्टिंग का अंतराल आपको डिसाइड करना चाहिए। आपकी जो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है, और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेंगे वैसा करना है। जबरदस्ती किसी को देख के नहीं करना है, या ऐसे जैसे आप अठाई करते हैं, अठम करते हैं या माक्षमण करते हैं, वैसे देखा देखी का नहीं करना है। आपको धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना है और धीरे धीरे करना है। और जब भी आप फास्टिंग करेंगे तो एनिमा बिल्कुल लीजिएगा, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फास्टिंग करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप बिना एनिमा के फास्टिंग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जब भी आप फास्टिंग तोड़ते हैं तब जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। पारणा जब करते हैं तब और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। पारणा करने के बाद आपका संयम बिल्कुल नहीं रहता है, और फिर आप खाने पे टूट पड़ते हैं। वहां से हमें बिल्कुल बचना है, नहीं तो ये आपके कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा इसका। हेलो सर। हाँ सर, जैसे खाली पेट ये फास्टिंग जो बोल रहे हैं, फास्टिंग करते हैं तो हमको एसिडिटी होने लगती है और उसके कारण फिर डिस्टर्ब हो जाता है डाइजेशन। एग्रीड। तो ये जो है ना, आपका कचरा उबड़ के आता है, ये टेम्पररी फेज होता है, इसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं। ये होगा, लेकिन इसमें आपको एनिमा लेना है या वमन करना है, ये सब करके आपको जो है इसमें से निकल जाना है, और धीरे धीरे ये हीलिंग हो जाएगा। तो ये एक फेज आएगा जिसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, ये होगा, लेकिन ये टेम्पररी फेज है, चला जाएगा। तो इसके लिए खाने पे मत जाइए। जब फास्टिंग कंटिन्यू करेंगे? नहीं, छोटा छोटा फास्टिंग चालू करो। पहले जूस फास्टिंग चालू करो, फिर पहले 12 घंटे का जूस फास्टिंग, फिर 24 आवर्स का जूस फास्टिंग कीजिए, फिर वैसे वैसे करते करते ड्यूरेशन बढ़ाइए, फिर पानी का फास्टिंग कीजिए, फिर 24 आवर फास्टिंग का ट्राई कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। तो फास्टिंग एक धीरे धीरे प्रैक्टिस करने जैसी है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे फिर फास्टिंग का अपना ही मजा है। हाँ सर, एक अम्मा है जो पूछ रही है कि शुगर का जूस पी सकते हैं कि नहीं, शुगर कैन का जूस? हाँ, पी सकते हैं, थोड़ी मात्रा में पी सकते। जितना आप गन्ना चबा के पी सकते हैं उतना जूस पी सकते हैं। जूस फॉर्म में मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि 2-2, 3-3 ग्लास गिड़गिड़ा गए। आप अगर आपको गन्ना निकाल के दिया गया, अगर आप सुनिए सर, मैं पूछ सकती हूँ? मुझे शुगर है तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, लेकिन पहले अनाज बंद कर दीजिए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, थोड़ी फास्टिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए, एनिमा लीजिए, फिर आप बिल्कुल गन्ने का जूस पी ले सकते हैं, और मैंगोस भी खा सकते हैं, चीकू भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। और आपकी जो डायबिटीज है, केला भी खा सकते हैं, और आपकी डायबिटीज कम हो जाएगी। लेकिन पहले आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा।
हेलो हाँ, हेलो सर। एक के बाद एक पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ 4 जन पूछ रहे हैं तो तकलीफ होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ पूछिए। नहीं कि मेरे पेट में दर्द रहता है, इसके लिए क्या खाना चाहिए? आप एनडीएस चालू कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, और धीरे धीरे आपको ही खुद को दिखेंगे कि इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। क्या चालू करें? ये न्यू डाइट सिस्टम जो है जी वो आप चालू कर दीजिए, आपकी डाइट चेंज कर दीजिए, एनिमल लेना चालू कर दीजिए, अच्छी सोच विचार रखना चालू कर दीजिए, खुद सबको मदद करने के लिए खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश कीजिए। ये सब करेंगे फिर आपकी बीमारियां जो है धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब गायब होगी। आपकी जो उम्र है उसके आप 10 साल आगे पीछे चले जाएंगे। एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे तो ठीक रहेगा। अभी मुझे नहीं लेंगे तो हमारे घर में खाएंगे, उसमें क्या है? फास्टिंग कैसे छोड़े? हमारे घर में तो खाने बुलाते ही नहीं। कैसे छोड़े? अभी इतने सारे जन की आवाज आ रही है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, फास्टिंग कैसे छोड़े? फास्टिंग कैसे छोड़े? फास्टिंग जो है आपको बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। सर्दी खांसी से क्या अभी पीछे आवाज आ रही है, बहुत सारी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। गए थे क्या? जरा संजय जी सबके माइक्रोफोन म्यूट करवाइए ना, माइक्रोफोन सबके म्यूट कर दीजिए। नहीं भावुक बेटी क्या है? अभी वो भाई कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उसका माइक्रोफोन चालू है, उनका म्यूट करवाइए, कर दीजिए ना, सबके माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। राकेश भैया बंद करो अपना माइक्रो। यस सर, अभी ये पूछ रहे हैं कि मिलेट को जो खाते हैं, मिलेट को भी तो पका के खाना होता है, तो क्या खाना चाहिए? आप अपना माइक अनम्यूट करिए सर। प्रदीप सर, मैंने क्या कहा है कि पकाया हुआ भोजन जो है रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो अगर आपको मिलेट्स भी खाना है तो थोड़ा खाइए, ना नहीं है तो आप थोड़ा सा मिलेट्स लीजिए, जो एसिडिक नहीं है वो लीजिए, तो आपको जो है आपका स्वाद भी बना रहेगा, आपकी क्रेविंग भी थोड़ी बनी रहेगी, आपको एक संतोष मिलेगा। तो थोड़ा सा आप खाइए, थोड़ा सा मसाला भी डालिए। मैं 100% इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक लेवल के बाद जब भी आपको लगता है आप छोड़ दीजिए, जैसे आमबिल करते हैं तो आप सभी मसाले का त्याग करते हैं, वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप जो अभी 100% पकाया हुआ भोजन, मसाले वाला भोजन खाते हैं, उसमें से जो है 60% या 40%, फिर 70%, 30%, 80%, 20% पे आ जाइए। तो जैसे जैसे आप करेंगे वैसे आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। ओके मधु जी, प्रधानी जी, आप पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? ये फिर से किसी का आवाज आ रहा है। ये किसी का आवाज आ रहा है फिर से। संजय जी आप ही प्रश्न पूछ लीजिए सबके बिहाफ पे, वो ठीक रहेगा। ओके मधु जी, आपने पूछा है नहीं क्वेश्चन। CS चंद्रन जी, आपका तो टीवी चल रहा है, बहुत सुंदर। मंजू जी, आप पूछना है क्वेश्चन क्या? जी हाँ, हमें पूछिए पूछना तो। था कि फास्टिंग कैसे छोड़ें, धीरे धीरे मीन्स कैसे छोड़ें? मैंने आपको बताया ना, मैं पहले जो है आपको फास्टिंग छोड़ना है तो आप जो है या तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके चालू, कितने दिन कितने दिन का किया उस पर इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 1 दिन 2 दिन का किया है तो आप नींबू पानी से भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा नींबू चम्मच लेना है, एक साथ ग्लास पूरा नहीं चढ़ाना है। थोड़ा 1 चम्मच पानी लिया, थोड़ी देर रुके, फिर दूसरा चम्मच ऐसे लेके पहला ग्लास, एक आधा ग्लास लेने में भी आपको 10-15 मिनट लगने चाहिए। फिर थोड़ा रुकिए, फिर दूसरा आधा ग्लास लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद लीजिए। वैसे बॉडी को ट्यून कीजिए। फिर थोड़ा फ्रूट जूस लीजिए। ऐसा करने के बाद समझो कुछ घंटे चले गए हैं, उसके बाद कुछ
लिक्विड वाला फ्रूट खाइए, वैसे धीरे धीरे करके आप नॉर्मल डाइट की ओर आ जाइए। एकदम ऐसे जंप मार के मत जाइए, और खाने की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करिए। पहले 1 या 2 दिन तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और आपने कितने दिन का फास्टिंग किया उस पर डिपेंड करता है। अभी आपने 1 दिन का फास्टिंग किया तो आप आधे दिन तक भी अगर ठीक से रहे, बाद में धीरे 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 करके नेक्स्ट डे आप नॉर्मल पे आ सकते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। संजय जी, कितने जन हैं आपके शिविर में? और कोई प्रश्न है क्या? मैं पूछूं क्या? हाँ, सबके क्वेश्चन खत्म है। नहीं, अभी कोई प्रश्न था। अभी जो है नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन आपका कल और हो जाए। नहीं, कल तो मैं बड़ौदा में हूँ। मैं कल रखेंगे सर, कल तो पॉसिबल नहीं है। कल मैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ प्रोग्राम है मेरा। डिपार्टमेंट ऑफ जैनोलॉजी ने रखा है, तो उसने रखा है, तो कल पूरे दिन मैं वहाँ पे हूँ, बड़ौदा में हूँ। अच्छा, एक सर क्वेश्चन फलाहारी का रह गया। हाँ, कि फलाहारी में ये सिंघारे की सेब ऐसे खा सकते हैं क्या? पूछते बताइए। हाँ सर फलाहारी में हाँ, सिंघाड़े के सेब, सिंघाड़े के भजिए, साबूदाने के पापड़, खिचड़ी, साबूदाने की ये ले सकते हैं कि नहीं? सर आपने प्रोसेसिंग कर दिया है, बाद में फल का नाम रख के कोई मतलब नहीं है। आप भजिया खाने की बात करें, भजिया तो आप तल के खाएंगे। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो वो तली हुई चीजें सब अवॉइड करना है। भगवान ने जैसा बनाया वैसा खाने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से हर चीज को लिया। थैंक यू, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत जोरदार ताली सर के लिए। जोरदार 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 मतलब देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।